श्याम ने जीप अंदरूनी इमारत के सामने रोकी। मैं नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद मैं पास्कल के हमरा उस कमरे में मौजूद था जो मैंने अपनी रिहाइश के लिए पसंद किया था। उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए मैंने कहा, शुरू हो जाओ। वो लजाजत से बोला, अगर चंद घूंट पीने की इजाजत दे दो तो शायद मैं ज्यादा बेहतर तरीके से तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकूं। उसके हाथों को आजाद करते हुए मैंने उसे बैग से बोतल निकालने का इशारा किया। ऐसा कहते हुए मैंने ग्लॉक अपने हाथों में थाम लिया था। बैग में भरा हुआ बरेटा भी मौजूद था और मैं खतरा मोल लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। पास्कल कोई आम शख्स नहीं, एक पेशावर स्नाइपर और खूनी कातिल था। उसने कराहते हुए हाथ सामने लाए, लम्हा भर जख्मी हाथ को सहलाया। पट्टी खून से तर हो गई थी। बाएं हाथ से बैग खोलकर उसने एक बोतल उठाई और तशरीफ टेकते हुए पूछा, यहाँ मरहम पट्टी का बंदोबस्त नहीं हो सकता? मैंने कहा, हो जाएगा। पहले मेरे कुछ सवालात के जवाब अता फरमाएं ताकि मरहम पट्टी वगैरह के बारे में सोचा जा सके। कॉक दांतों से पकड़कर खींचते हुए उसने थूकने के अंदाज में दूर फेंका। बोतल को मुंह लगाकर 2-3 बड़े बड़े घूंट भरे और फिर सुकून भरा गहरा सांस लेते हुए कहा, पूछो। मैं तरतीब से सवालात पूछने लगा और वो बगैर हिचकिचाए जवाब देता गया। करण चावला के ठिकाने के बारे में बारीक बीनी से पूछकर मैंने दूसरी तमाम तफसील भी पूछ ली, जिसका लुब्बे लुबाब यही था कि वो फौजी मशकों के लिए इंडिया आया था। श्रीकांत से दोस्ती हुई। बाद में वो इसराइली फौज को खैरबाद कहकर पेशावर कातिल बन गया। एक अच्छा स्नाइपर होने के साथ वो बहुत उम्दा मंसूबा साज भी था। श्रीकांत ने करण चावला की दरखास्त पर उसे खुसूसी तौर पर इसराइल से बुलवाया था। करण चावला उसे मेरी सरकूबी के लिए पाकिस्तान भेजना चाह रहा था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर मुझे अपने रूबरू चाहता था। उसे मालूम था कि मुझ पर काबू पाकर वो ममता दीदी का पता भी उगलवा सकता था। मुझे इबरतनाक अंजाम से दो चार करके वो ममता दीदी पर भी कब्जा जमाने का ख्वाहां था। और खुशकिस्मती से जब पास्कल की इंडिया आमद हुई, उन्हीं दिनों मैंने श्रीकांत को हलाक किया था। वो श्रीकांत के हमरा वहां पहुंच गया। फिर हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो आप पहले सुन चुके हैं। वापस जाकर पास्कल ने श्रीकांत की मौत की वजह करण चावला को न बताई, न ही अपनी हार का बताया, और झूठ बोला था कि मैं कहीं छुप गया हूं। और फिर अगला लाहे अमल सोचने से पहले करण चावला तक ये खबर पहुंची कि मैं रमेश बाबू के कब्जे में हूं और वो 50 करोड़ के इवज मुझे बेचना चाहता है। तभी करण चावला ने अपने खास जराए इस्तेमाल करके रमेश बाबू के हालिया ठिकाने को खोजा और पास्कल के हमरा गुंडों के एक टोले को रमेश की सरकूबी के लिए भेज दिया। अब उनकी बदकिस्मती कि मैं उनकी आमद से पहले न सिर्फ रिहा हो चुका था, बल्कि रमेश बाबू की बेवकूफ़ी से पैदा होने वाले खतरे के सद्देबाब के लिए भी तैयार था। आखिर में वो लजाजत से कह रहा था, क्या मुझे एक और मौका दे सकते हो? बिलाशुबा मैंने तुम्हारी सलाहियतों का गलत अंदाजा लगाया था और अब नतीजा भुगतना पड़ रहा है। मैंने इत्मीनान से कहा, मुझे अब भी कोई मसला नहीं है और यकीन मानो इतना कम ज़र्फ नहीं हूँ कि हार मानने वाले को कत्ल कर दूँ। वो खुशी से चहका, बोला, तो मैं आज़ाद हूँ। यकीन मानो मैं चेटक M200 भी अपनी खुशी से तुम्हारे लिए छोड़े जा रहा हूँ। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, वैसे चेटक M200 अपने पास रखने के लिए मुझे तुम्हारी खुशी गमी की परवाह नहीं है। तुम चाहो या न चाहो वो मेरे पास ही रहेगी। बाकी हकीकत है कि तुम मेरे कैदी नहीं हो। वो बोला, तो मैं इसी वक्त जाना चाहूंगा। ये कहकर फौरन खड़ा हो गया। मैंने पुरसुकून अंदाज में वजाहत की, कहा, तुम मेरे कैदी नहीं हो, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम किसी के भी कैदी नहीं हो। उसने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में इंकिशाफ किया, जिस बंदे ने तुम्हें थप्पड़ रसीद किया था उसके 5 दोस्तों की हत्या तुम कर चुके हो, जिनमें उसका बॉस भी शामिल था। तो मेरी जान, अपनी रिहाई के लिए उनसे सौदेबाजी करना। उसकी मसर्रत झाग की तरह बैठ गई। फंसे फंसे लहजे में बोला, तुम ज्यादती कर रहे हो। अगर तुम्हें हकीकत में यही लगता है तो मेरा एक मशवरा पल्ले से बांध लो। अगर श्याम राव वगैरह से जान बचाने में कामयाब हो जाओ तो पहली फुर्सत में किसी अच्छे से नफ्सियादान से राब्ता करना। वो फिक्रमंदी से बोला, मुझे नहीं लगता इस मशवरे पर अमल कर पाऊंगा। मैंने कहा, दौलत में इतनी ताकत है कि बड़ों बड़ों के ईमान डगमगा जाते हैं। बाकी मकतूल के वरसा का खून बहा लेना आम रिवाज है। तुम भी पेशकश करके देख लेना, शायद जान बच जाए। वो सर झुकाकर सोचने लगा। मैंने फोन करके श्याम को बुला लिया। वो मिनट भर के मामूली वक्फे में वहां पहुंचा था। जी बॉस, मैंने कहा, किसी को बुलाओ कि इसे यहाँ से ले जाए और फिलफौर इसके हाथ की मरहम पट्टी भी कर दे। तुम मेरे पास बैठो, कोई जरूरी बात करनी है। जी बॉस कहकर वो बुलंद आवाज से चीखा, शंकर इधर आओ। लम्हा भर के बाद एक शख्स दरवाजे पर नमूदार हुआ। श्याम बोला, इस हरामी की मरहम पट्टी कर दो और ख्याल रखना कहीं भाग न जाए, बहुत खतरनाक है। शंकर ने मुअद्दब अंदाज में कहा, फिक्र न करें भाई, और पास्कल के हमरा निकल गया।
पास्कल बेचारगी भरी नजरों से मुझे घूर कर रह गया। उनके गायब होते ही मैं श्याम की तरफ मुतवज्जे हुआ। कहा, गो तुमने अपने आदमी को चौकस रहने की हिदायत दे दी है, लेकिन मैं तुम्हें मजीद एहतियात करने का मशवरा दूंगा। इसके अलावा दिमाग में रहे कि पास्कल को कत्ल करने के बावजूद तुम्हारे मरे हुए साथी जिंदा नहीं हो सकते। इस हरामी के पास काफी पैसा होगा, जुर्माना लेकर मामला रफा दफा कर दो, फायदे में रहोगे। श्याम बोला, ये आपका हुक्म है या मशवरा? मैंने इत्मीनान से कहा, हुक्म होता तो इसे तुम्हारे हवाले ही न करता। वो बोला, अपने साथियों से मशवरा करके बताता हूँ। मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, मुझे जाने की तरतीब के अलावा कुछ नहीं सुनना। वो जल्दी से बोला, मैंने बंदा भेजकर मालूम करवा लिया था, आइंदा परसों से अगले दिन शाम को निकलेंगे। मैंने कहा, मैं दुश्मनों की एक गाड़ी में अभी मुंबई का रुख कर रहा हूँ, मेरा सामान यहीं पड़ रहेगा, कोई मसला हो तो मुझे घंटी कर देना। उसने हैरानी से कहा, खैर तो है, किस लिए जा रहे हैं? मैंने कहा, एक गलती सुधारने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह परसों तक लौट आऊंगा। उसने खुलूस भरे लहजे में मशवरा दिया, मुझे या किसी और बंदे को साथ ले जाओ, आसानी रहेगी। मैंने कहा, शुक्रिया, मुंबई में मदद करने वाले काफी दोस्त मौजूद हैं, तुम बस यहाँ की सूरत हाल संभाल लो, और चंद दुश्मनों पर काबू पाने का मतलब हरगिज ये नहीं बनता कि मजीद दुश्मन नहीं आएंगे। अपनी आंखें और कान खुले रखना। उसे आखिरी बार एहतियात का मशवरा देते हुए मैं खड़ा हो गया। उसने भी नशिस्त छोड़ दी। दुश्मनों की गाड़ी इस्तेमाल करना एहतियात के मुनाफी था, लेकिन उनके सारे बंदे मारे जा चुके थे और जो बच गए थे वो हमारी कैद में थे। इसलिए मैंने गाड़ी को आर्जी तौर पर इस्तेमाल करने में मुज़ायका न समझा। वहां से मुंबई का फासला 900-950 किलोमीटर के बकदर था, मगर मेरे पास वक्त कम था। जाने से पहले मैं करण चावला को उसका जायज मकाम देना चाहता था जो शमशान घाट से होकर जाता था। बाड़मेर से मैंने डीजल की टैंकी मुकम्मल भरवाई और रवाना हो गया। मैं दिन के 2:30-3 बजे निकला था। रास्ते में सिर्फ एक बार ताज़ा दम होने और रात का खाना खाने को रुका और फिर चल पड़ा। गाड़ी नई और बेहतरीन थी। मैंने रफ्तार 100 से नीचे नहीं आने दी। सुबह 4 बजे का अमल होगा जब मैं मुंबई में दाखिल हुआ। अपने किसी दोस्त को मुत्तला नहीं किया था कि मेरा इरादा काम खत्म करते ही वापस लौटने का था। 4:45 बजे के करीब मेरी गाड़ी हरिओम अस्पताल की पार्किंग में दाखिल हो रही थी। ये एक बड़ा अस्पताल था। सुबह के उस वक्त भी चहल पहल दिखाई दे रही थी। करण चावला एक खुसूसी कमरे में दाखिल था जो आम वार्डों से दूर था। वो ऐसी जगह थी जहां खुसूसी मरीज दाखिल हो सकते थे। करण चावला के कमरे के बारे में मैंने पास्कल से तफसील मालूम कर ली थी। एक तवील राहदारी उबूर करके मैं अस्पताल के अकबी जानिब पहुंचा। वहां एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। खटखटाने पर अस्पताल के मुहाफिजों की मखसूस वर्दी वाले एक मुसल्ला शख्स ने किवाड़ खोलते हुए पूछा, जी महाराज, किसको मिलना है? मैंने आराम से कहा, मिस्टर चावला। उनसे मुलाकात तय थी। उसने रजिस्टर देख कर कहा, क्षमा चाहता हूँ महाराज, मुझे ऐसी हिदायत नहीं मिली। मैंने हैरानी जाहिर की, ऐसा नहीं हो सकता, और फिर मुस्तरिब अंदाज में हाथ रगड़ते हुए कहा, बहरहाल तुम कॉल करके तस्दीक कर लो। उसने नफी में सर हिलाया, बोला, ऐसा करने की हमें इजाजत नहीं महाराज। क्षमा चाहता हूँ मगर ये कष्ट आपको खुद ही उठाना होगा। पहरेदार के लहजे से लग रहा था कि वो किसी सूरत मुझे अंदर जाने की इजाजत ना देता। सरदार खान कहा करता था, घी सीधी उंगली से न निकले तो गर्म करके निकाल लो, उंगली टेढ़ी करके जख्मी करने की क्या जरूरत है। मगर ये भी हकीकत है कि घी को गर्म करने के लिए भी मेहनत चाहिए, और अगर सलीके से उंगली टेढ़ी की जाए तो उसके जख्मी होने का खतरा भी टल जाता है। साइलेंसर लगा पिस्तौल निकालते हुए मैंने सीधा किया। कहा, अगर ऐसा है तो हाथ ऊपर उठाने का कष्ट करें महाराज। उसका हाथ स्लिंग की तरफ लपका जिसके सहारे उसने हथियार कंधे से लटकाया था। तुम ये क्या मजाक है? वो 12 बोर बंदूक की जदीद शक्ल थी जिसे उर्फ़े आम में रिपीटर कहा जाता है। मैं इत्मीनान भरे लहजे में बोला, यकीन मानो, चुपचाप मेरे अहकामात मानने में ही तुम्हारी भलाई है, वरना मरने के बाद सिर्फ अखबार में छोटी सी खबर छपेगी कि एक जिम्मेदार मुहाफिज ने दहशतगर्द के साथ लड़ते हुए अपनी जान दे दी, और चंद घंटों के बाद लोगों की यादाश्त से तुम्हारा कारनामा महव हो जाएगा। अपने बीवी बच्चों का सोचो जिन्हें तुम्हारी मौत का सदमा सहना पड़ेगा और तुम्हारे सहारे के बगैर पहाड़ सी जिंदगी गुजारना पड़ेगी। मेरी बात खत्म होते ही उसके हाथ बेजान अंदाज में नीचे लटकने लगे। मैंने अगला हुक्म दिया, हाथ गर्दन के पीछे बांध कर उल्टे घूम जाओ। उसने तामील में देर नहीं की थी। मैंने अकब में देखकर मुमकिना खतरे को भांपा और उसे टहूका देकर अंदर दाखिल हो गया। वो एक छोटा सा कमरा था जिसके दूसरे दरवाजे के सामने एक और गैलरी अंदर जा रही थी। दाखिली दरवाजे को कुंडी करके मैंने जेब से प्लास्टिक की बारीक रस्सी निकालकर उसकी मुश्कें कस दी। मुंह पर भी रुमाल बांध दिया ताकि शोर न कर सके। उसका हथियार एक कोने में फेंक कर मैं आगे बढ़ गया। इस सारी कार्रवाई में मुझे चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। राहदारी का इख्तिताम एक गैलरी में हुआ जिसके आमने सामने कमरों के दरवाजे थे। मेरा हदफ 3 नंबर कमरे में था।
तमाम दरवाजों के ऊपर सुनहरी रंग के हिंद से जगमगा रहे थे और उस वक्त तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे। मैं दबे कदमों चलता हुआ मतलूबा कमरे के सामने पहुंचा, दाएं बाएं देखा और गर्दन झुकाकर चाबी के सुराख पर आंख रख दी। रोशन से पूरे कमरे का मंजर तो नजर नहीं आ रहा था, अलबत्ता कुर्सी पर बैठा एक शख्स जरूर दिखाई दिया जो सर झुकाए ऊँघ रहा था। मैंने चाबी के सुराख पर साइलेंसर की नाल रखते हुए लबलबी दबाई। ठक की आवाज इतनी बुलंद नहीं थी, मगर खामोश माहौल में कमरे में मौजूद अफराद को चौंका गई। फायर करते ही मैं दरवाजे को धकेलते हुए बरकी कौंदे की तरह अंदर दाखिल हुआ। कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स हड़बड़ाते हुए उठा और फिर उसका हाथ तपाई पर पड़े पिस्तौल की तरफ बढ़ा। मेरे पास उन्हें धमकाने या समझाने का वक्त नहीं था। ना वो शरीफ लोग थे कि अपने भले की बात समझते। उनकी समझ में सिर्फ एक ही बोली बैठती थी और वो थी गूंगे क्लॉक की ठक ठक। इसलिए मैंने लबलबी दबाने में देर न की। पिस्तौल उठाने को वो जरा सा झुका था। सर में लगने वाली गोली ने उसे लुढ़का दिया। उसका साथी सोफे पर लेटा था। अगली गोली ने उसकी सरबोसी की थी। दोनों गोलियों को चलाने में बमुश्किल 1 सेकंड लगा था। उनसे फारिग होते ही पिस्तौल की नाल करण चावला की तरफ मुड़ गई, जिसका दायां हाथ तकिए के नीचे खिसका था, मगर पिस्तौल की नाल अपनी तरफ उठते देखकर साकिन हो गया था। वो चित लेटा था, यकीनन रीढ़ की हड्डी ठीक करवाने की सरतोड़ कोशिश कर चुका था, मगर उसका इलाज इतना आसान न था कि वो जल्दी ठीक हो जाता। नपे तुले कदम रखता हुआ मैं उसके बेड के करीब हुआ। बेहतर होता कि तुम अपना इलाज कराते, फिर किसी काबिल होते तो दुश्मनी पालते। वो फुसफुसे लहजे में बोला, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कहा, तुम्हारी दुर्गत देखकर दीदी बहुत खुश हुई थी और उन्होंने मेरी पेशानी चूम कर कहा था कि उन्हें अपने छोटे भाई पर नाज है और ये कि वो जानती थी कि मैं तुम्हारा यही हशर करूंगा। आजकल वो लॉरा ब्राउन के हमरा यूरोप की सैर कर रही हैं। वो होंठ भेंचते हुए बोला, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं मुतबस्सम हुआ, कहा, ताकि मरने से पहले तुम्हारे दिल में दीदी के बारे में कुछ जानने की खुद बुद न रहे। उसने बेजारी जाहिर की, बोला, मुझे उसका जिक्र सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने कहा, खैर, मेरे पास गपशप का वक्त भी नहीं है। बस 2 बातें सुन लो कि तुम्हारा कारिंदा श्रीकांत मेरे ही हाथों हलाक हुआ था और तब पास्कल ने जिंदगी की भीख मांग कर अपनी जान बचाई थी, लेकिन तुम्हें शायद असल बात की हवा नहीं लगने दी। इस वक्त भी वो जख्मी हालत में मेरे साथियों की कैद में है। बेचारा मेरा एक वार भी बर्दाश्त न कर सका। अगर उसके लिए कोई पैगाम देना हो तो जल्दी बको, क्योंकि मैं तुम्हारी गलाजत भरी खोपड़ी में शीशा उतारने लगा हूँ। गहरा सांस लेते हुए उसने मुझसे नजरें मिलाई। बोला, अगर वादा करूं कि दोबारा तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा तो क्या दूसरा मौका दे सकते हो? मैंने साफ गोई का दामन पकड़ा। कहा, मुझे डर लगता है, क्योंकि जिसकी फितरत में टेढ़ापन हो उसे वादे वईद सीधा नहीं कर सकते। बोला, सुनीता को कहना मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना माजी में किया करता था, और कहना रोहन शर्मिंदा था। उम्मीद है मैंने उसके साथ जो ज्यादती की उसका प्रायश्चित मेरे कत्ल से हो जाएगा। मैंने कहा, उम्मीद तो नहीं है कि ऐसा होगा। बहरहाल तुम्हारी आखिरी कोशिश जानते हुए दीदी तक तुम्हारा पैगाम पहुंच जाएगा। इत्मीनान भरे अंदाज में कहते हुए मैंने ट्रिगर खींचा। गोली उसकी दोनों आंखों के दरमियान और नाक की जड़ में लगी। वो जरा सा तड़पा और हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। मैं किसी भी चीज को छुए बगैर कमरे से बाहर निकल आया। मुहाफिज के कमरे में पहुंचा तो मंजर में कोई तब्दीली नजर न आई। मुझे खौफ था कि इस दौरान में उसकी बदली करने वाला पहरेदार न पहुंच जाए, मगर बचत हो गई। मैं जल्दी से पार्किंग में पहुंचा। थोड़ी देर के बाद मेरी गाड़ी शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर रवां दवां थी। मुंबई में जो काम करने आया था वो पूरा हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।